कबीर दास कह के गए हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। मतलब ये है कि ज्ञान के बारे में पूछो, जाति का चक्कर छोड़ो। कबीर दास को गुजरे 800 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 800 साल पहले भी कबीर दास जाति के टंटे से परेशान थे, लेकिन आज अगर वो होते तो क्या कहते? परेशान ही रहते या लिख देते कि जाति ही पूछो सबकी। रहीम भी शायद बिन पानी सब सून की जगह लिख देते, रहीमन जाति राखिए बिन जाति सब सून, जाति गए न उबरे मोती मानुष चून। बात सही है, जाति के बगैर सब सूना है, हमारे आपके लिए नहीं, लेकिन देश का भाग्य रचने का दंभ भरने वाले नेताओं, राजनीतिक दलों के लिए और किसी के जीवन, खासकर वोटरों के जीवन में सूनापन ना रहे, इसके लिए जाति की डोज खूब तबीयत से पिलाई गई है और पिलाई जा भी रही है। इस घुट्टी को पिलाने में कोई किसी से पीछे नहीं है, पूरा तंत्र बना हुआ है। जाति आधारित सम्मेलन, जाति आधारित छोट भैये नेताओं, दलों से वोट का गठजोड़, जाति आधारित मंत्रिमंडल, क्या कुछ नहीं है। जिस बिहार में जेपी ने संपूर्ण क्रांति के बिगुल के साथ जाति तोड़ने का नारा दिया था, उसी बिहार में उन्हीं जेपी के अनुयायी जाति की गिनती और जातिगत समाज की नींव खूब गहरी कर रहे हैं। यूपी में जेपी की याद में हल्ला मचाने और दीवार फाड़ने वाले नेता जाति की ही राजनीति की पैदाइश हैं। जाति की गिनती से परेशान हमारे शीर्ष नेता कितनी ही बार अपनी जाति गर्व से बता चुके हैं। संसद में ये बड़े गर्व से कहा जाता है कि भाजपा ने पहली बार किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया है। नेता नगरी ही क्यों, मीडिया, लेखक, चिंतक सभी को तो जाति की ही फिक्र है। तभी तो आज भी जाति के इर्द गिर्द घूमते उपन्यासों, कविताओं और कहानियों की कमी नहीं है। खबरों में अपराधी या पीड़ित की जाति का जिक्र जरूर किया जाता है। हत्या, रेप किसी इंसान की नहीं, दलित या पिछड़े की होती है। चुनावों के समय हर सीट, क्षेत्र के जातिवार आंकड़े और एनालिसिस भी वही पत्रकार देते हैं जो जेपी की क्रांति के चलते सरनेम लगाना छोड़ चुके थे। जाति के खेल न कम हुए हैं न कमजोर पड़े हैं, ये इतने मजबूत हैं कि अब चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, विकास की बात की बजाय जाति की गिनती का वादा है। राज्यों के चुनाव से इसकी बात शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव तक ये और परवान चढ़ेगी, कुछ और कलेवर जोड़ेगी। यही नहीं, बात इतनी बढ़ चुकी है कि जाति के इस ओवरडोज में अब एक बेहद खतरनाक तत्व को भी मिला दिया गया है, जिसके परिणाम कुछ भी मंजर दिखा सकते हैं। ये तत्व है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का। खंड खंड भारतीय समाज के विखंडन का ये अल्टीमेटम गंतव्य है। इस नारे के बैनर तले ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा सीट तक पैमाना बदल जाएगा। जाति से परे धार्मिक आधार पर भागीदारी में हिस्सा नहीं मांगा जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? हिस्सेदारी और भागीदारी के समीकरण में पूरा देश किस तरह जाति धर्म में बट जाएगा, इसकी कल्पना करके देखिए। ये भी सोचिए जरूर कि सैकड़ों साल से जाति बंटवारे से हासिल क्या हुआ है। कई मुल्कों से हमलावर आए, रौंदते चले गए, दास बनाते चले गए और हम जाति की ढपली बजाते रहे। आजादी के बावजूद जाति के जाल से आजाद होना तो दूर, उसमें और उलझते गए हैं। 1881 से सन 1931 तक, यानी अंग्रेजों के शासनकाल में जाति की ही गिनती होती थी। आजादी के बाद ये गिनती सिर्फ SC ST तक सीमित हो गई। समस्त जातियों की गिनती अलग अलग सर्वेक्षणों में होती रही है, लेकिन कभी डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। तर्क ये था कि आंकड़े देने से सामाजिक दरार और भी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन आंकड़े ना देने से भी ये दरार तनिक कम नहीं हुई है, क्योंकि वोटों की राजनीति के फेर में जातीय भेदभाव को हवा ही दी जाती रही है। किसी ने ये नहीं पूछा कि देश जिस किसी भी मुकाम पर पहुंचा है उसमें जाति की भूमिका क्या रही है। इसका कोई ऑडिट, कोई आंकड़ा, कोई पैमाना है? जवाब आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ये खेल अभी भी जारी है। हिस्सेदारी, भागीदारी की बात करने वाले अपने ही दल में जातिगत गिनती और उसी के अनुपात में भागीदारी नहीं देंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े निर्वाचन लोकतंत्र हैं, लेकिन निर्वाचनों में प्रत्याशियों में चयन के लिए जाति एक प्रमुख तत्व है। अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए इसी जातिगत आधार पर चुनाव प्रचार होते हैं। मंत्रिमंडलों का निर्माण भी खासकर राज्य स्तर पर जातीय भावनाओं से ओतप्रोत रहता है। अब तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों के चयन में भी ये तत्व घुस चुका है। विदेशों तक में जाति के मसलों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है।
अमेरिका में भारतीयों के चलते जातिगत कानून बनाने पड़ रहे हैं। जातियों की गिनती से मजलूमों, गरीबों और पिछड़ों को क्या फायदा होगा? इसका जवाब नेता नगरी के पास फिलवक्त यही है कि इससे जातीय ग्रुपों के डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। लेकिन जहां सब गरीब होंगे, उस गांव में क्या सिर्फ जातीय आधार पर उत्थान किया जाएगा? तब बाकियों का क्या होगा? किसी देश या समाज का विकास जाति के आधार पर कैसे हो सकता है? ये फॉर्मूला किसी के पास है क्या? सीधा सा उत्तर है, बिल्कुल नहीं। पर जाति के आधार पर विकास का फॉर्मूला बिहार और उत्तर प्रदेश में लालू और मुलायम की जातियों में दिख सकता है, पर यादव जाति ने कितनी जातियों का हक मारा है, तब जाकर विकास हो पाया है। इस विकास की जितनी संख्या भारी, उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले को जगह कहाँ मिल पाई? जाति का विकास सबसे पहले अपने समूचे परिवार को संतृप्त करने के बाद ही जाति की ओर बढ़ता है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी जातिवादी राजनीतिक दल में देखा जा सकता है। पार्टी और सरकार के सभी निर्णायक पदों पर सुप्रीमो की जाति के ही लोग रहते हैं। जिस कर्पूरी ठाकुर के राज्य से जाति जाति के खेल की शुरुआत हुई है, उनका समर्थन करने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री रहे। ये ना तो मंडल का दौर था, ना ही जातीय राजनीति का कालखंड। नीतीश कुमार के जातीय सर्वेक्षण में कर्पूरी ठाकुर की जाति के लोगों की संख्या केवल 1.5927% है। इसका सीधा सा मतलब है कि नए फॉर्मूले में तो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाते। ये तो एक उदाहरण है, राजनीति में ऐसे कई उदाहरण खोजे जा सकते हैं। दिनकर भूमिहर थे, उनकी कविता ने 1977 में क्रांति का काम किया। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी कोई जाति नहीं थी, ये देश और समाज के लिए लड़े। जिस समाज में कार्य से अधिक जाति को अहमियत मिल रही हो, वो देश या समाज के लिए क्या कुछ कर पाएगा? जातीय राजनीति का फॉर्मूला किसी जाति या समाज के विकास से बिल्कुल नहीं जुड़ता है। ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो का भारतीय स्वरूप है। बटी हुई जातियों के समवेत स्वर नहीं होंगे। बांट काट छांट कर रखने पर अनसुनी करना आसान होगा। सवाल बहुत हैं, जवाब आसान भी है। जड़ें बहुत गहरी हैं और जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। बस एक बार उन समाजों के बारे में सोचिएगा जहां जाति नहीं होती, उनमें और हम में फर्क भी देखिएगा और परखिएगा। आपको खुद ही इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा।